listeners, welcome to the online classes of Shri Ram Public School, and these classes of history are being taken by your one and only Soumya ma'am. So dear students, as you know that we were on the chapter 1, the rise of nationalism in Europe, and now we have reached on the climax of this chapter. So here in our today's lecture we will discuss why this chapter was very necessary to study for your class 10th. Why we were studying this chapter? I hope that this question might be arising in all of your minds. You might be wondering that while living in India, why we were studying about the rise of nationalism in Europe, and we have seen many things till now. We have seen how the nationalism sentiments arose in the minds of the people in Europe, then it is spread over to the other regions of the world, as well as we have seen the strange cases of unification of Germany, Italy as well as Britain. So I hope that you all might be surely wondering that ये सब क्यों हो रहा था और हम लोग इस सब के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है यहाँ इंडिया में रहते हुए 21st सेंचुरी में रहते हुए हम लोग 18th और 19th सेंचुरी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है आखिर ये इस हिस्ट्री सब्जेक्ट की हम लोग के कोर्स में. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव योर आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन. हम लोग ये सारा चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कुछ भी हुआ था 18th और 19th सेंचुरी में हमारे हिस्ट्री में, उसका इम्पैक्ट आज भी हम लोग अपने कॉमन वर्ल्ड में देख सकते हैं. और हिस्ट्री ने काफ़ी सारे मॉडर्न रेवोल्यूशंस लेकर आए, कई सारे चेंज किया. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे जो है लोग पहले डिवाइडेड होते थे और अब उनके माइंड्स में क्या अराइज हो गया था, उसमें नेशनल इंटीग्रिटी अराइज हो गई थी, फ्रेटर्निटी अराइज हो गई थी, ब्रदरहुड अराइज हो गया था, भाईचारा अराइज हो गया था. और अब लोग जो है मिलकर रहने लगे थे और उन्होंने अपने कंट्रीज़ को एक शेप दिया, जैसा कि आज प्रेजेंट टाइम में हम कंट्रीज़ को देख सकते हैं. और हमारा इंडिया भी पहले ऐसे ही कई डिफरेंट राज्यों में डिवाइडेड था और आज के टाइम हमारे पास टॉप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके बंगाल तक पूरा एक इंडिया है. तो ये सब कैसे बना, आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट तो ज़रूर होता होगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्या था इसके पीछे कहानी. सो इसी सब के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इन्हीं सब को जानने के लिए, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को जानने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं. यस, हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं हिस्ट्री को. So now coming back to our chapter, the rise of nationalism in Europe, our today's last second topic is the visualizing the nation. तो फिलोसफर जितने भी थे 18 और 19th सेंचुरी में वो डिफरेंट मेथड्स ढूंढ रहे थे कि कैसे वो नेशन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नेशन के लिए खड़े होने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. उन्होंने अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल फिगर्स का सहारा लिया, जो कि एक्चुअल में रियल नहीं होती थी, बस उनके माइंड की वो क्रिएटेड होती थी और उसे वो लोग अपनी लोकल भाषा में एलेग्री बोला करते थे. तो एलेग्री मतलब क्या होता है कि जब किसी भी आइडिया को किसी पर्सन के फिगर के द्वारा, जनरली फीमेल फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पर्सन का शेप दे दिया जाता है किसी आइडिया को, तो हम उसे एलेग्री कहते हैं. इसके साथ ही साथ उन्होंने कई सारे इंस्ट्रूमेंटल थिंग्स को भी यूज़ किया ये शो करने के लिए के आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे शो किए जाते थे, थ्रू द हेल्प ऑफ द ब्रोकन चेन एंड द रेड कैप्स. देन जस्टिस का आइडिया कैसे शो किया जाता था, बाय अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन बाय विथ हैविंग द पेयर्स ऑफ स्केल. देन द फ्रांस में और भी डिफरेंट आइडियाज़ होते थे, जैसे कि वहाँ पे जो एलेग्री थी उनका, उसका नाम क्या रखा गया था, क्रिश्चियन डेस मैरियन ने, और ये क्या दिखाती थी, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक दिखाती थी. इसके ऊपर ये रेड कैप लगाई रहती थी, कॉर्केट पहनी रहती थी, बैकग्राउंड में एक ट्राई कलर हुआ करता था. तो ये फ्रांस की क्या थी, ये एक फीमेल एलेगरी थी जिसके थ्रू जो है फ्रेंच वाले अपने नेशन के सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे. अब आप ये कैसे समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, ये इजी भाषा में मैं बताती हूँ. जैसे कि आप हमारे इंडियंस की बात ले लीजिए, हम अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या शो करते हैं, भारत माता को शो करते हैं. उनका डिफरेंट शेप है, ये सब आर्टिस्ट के दिमाग का ही तो है कि वो अपने हाथों में नेशनल फ्लैग ली रहती हैं, वो शेर की सवारी करती हैं और ये हर चीज़ जो है वो हीरोइज्म का प्रतीक है, उनके ब्रेवरी का प्रतीक है. तो एक्चुअल में तो भारत माता कोई लेडी नहीं है ना, बट हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चला आ रहा है, कहीं और से नहीं बल्कि फ्रांस से ही ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा था. तो हियर यू कैन सी द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री. जो मतलब कि जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट जो आज के हमारे प्रेजेंट वर्ल्ड में भी होता है, इसीलिए हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इन सबको जानने के लिए पढ़ते हैं कि ये जो हमारे
कंट्री में सब चीज़ें निकल के आई हैं या प्रेजेंट वर्ल्ड में जो चीज़ें निकल के आई हैं उसका कोई एक पास्ट था, और हम उस पास्ट को जानने के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, उस कहानियों को जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो मैरियाने के भी पीछे ट्राई कलर होता था जो फ्रांस का फ्लैग होता था, और वो रेड कैप लगाई रहती थी, और कॉर्केट मतलब कि जो ऑलिव लीव्स वगैरह से जो मुकुट बना हुआ रहता है उसे हम कॉर्केट कहते हैं। तरीके से फ्रांस का जैसे हमारी भारत माता होती है वैसे ये उनका नेशनल फिगर था, जैसे कि हम एलेगरी बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट इज़ नोन एज एलेगरी। यानी कि स्टैचू जो है वो कॉइन पे प्रिंट होने लगे, फ्रांस पे भी प्रिंट होने लगे, तो फ्रांस में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फिगर हो गया था। इसके साथ ही अब हम देखते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी का एलेगरी क्या था? जर्मनी की एलेगरी का नाम था जर्मेनिया। वो भी एक फीमेल फिगर के फॉर्म में थी जिसके हाथों में बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी और जो डिफरेंट बातों की प्रतीक हुआ करती थी। तो जर्मेनिया का पहला जो पेंटिंग था वो पेंट किया था फिलिप वेल्ट ने इन द ईयर 1848, एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस वाज द फिगर ऑफ जर्मेनिया. So the different things which were shown through the figure of Germania, that it was made on cotton banner and it was first hung at St. Paul's Church. जर्मनी का पहला पोस्टर जो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में लगाया गया था सेंट पॉल्स चर्च में, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ की पार्लियामेंट हुई थी, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फर्स्ट पार्लियामेंट बनी थी जर्मनी की, और बाद में जो डिसबैंड हो गई थी। तो अब हम मीनिंग देखते हैं कि इन सिम्बल्स का क्या था। जैसे कि ब्रोकन चेन्स के बारे में जो हमने अभी पढ़ा वो इसका मतलब क्या था? बीइंग फ्री होना। देन ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल जो कि एक शील्ड के फॉर्म में था, उसका क्या मीनिंग था? उसका मीनिंग ये था कि जर्मनी एम्पायर का ये स्ट्रेंथ दिखाता था, ये उनके लिए एक स्ट्रेंथ का फिगर था। देन क्राउन ऑफ ओक लीफ जो कि जर्मेनिया ने अपने सिर पे लगाया था, उसका क्या मतलब था? उसका ये मतलब था कि हीरोइज्म का प्रतीक था। देन उसके हाथ में स्वर्ड था यानी कि तलवार थी, जो कि रेडीनेस टू फाइट, मतलब जर्मनी किसी से भी नहीं डरता था, जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो अपने कंट्री के लिए खड़ा रहता। देन ऑलिव ब्रांचेस अराउंड अ स्वर्ड, मतलब कि एक बार भी लड़ाई करने से पहले जर्मनी पीस करने के लिए ज़रूर सोचेगा अगर सामने वाला कंट्री जो है उसकी बातों को मान जाए। देन वो ट्राई कलर का फ्लैग अपने हाथों में ली हुई थी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, इट वॉज अ जर्मनी फ्लैग विच वॉज ऑफ रेड, गोल्डन एंड ब्लैक कलर। द फ्लैग ऑफ लिबरल इन 1848 बैन बाय ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट, मतलब कि जर्मनी के जो पीपल थे पहले हायर अथॉरिटी वाले, उन्होंने उसको बैन कर दिया था, क्योंकि ये फ्लैग सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये रेवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस किया था जर्मनी में। तब और पीछे से राइजिंग सन है जो कि ये दिखाता है कि अब जो है जर्मनी में एक न्यू टाइम पीरियड आ चुका है। जो So dear learners, our next topic of today's lecture and the last topic of the chapter, the rise of nationalism in Europe, is the nationalism and imperialism. Dear students, before starting of this topic, we will first go through the meaning of these two words. Yes, so nationalism we have already discussed in whole of the chapter कि nationalism मतलब होता है कि कैसे जो है किसी भी कंट्री के लोग एक साथ यूनिफाई होके एक दूसरे के सुखों और दुखों में खड़े रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अपने राइट्स के लिए एक साथ मिलकर फाइट करते हैं। बट इम्पेरियलिज्म मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन माइट बी अराइजिंग इन योर माइंड, सो हियर इज योर आंसर। इम्पेरियलिज्म मतलब होता है कि रॉयल्टी, कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली रॉयल्टी से रिलेटेड है, जैसे कि जो शाही ठाट और बान से रिलेटेड होती है, जो किंग से रिलेटेड होती है, उसे हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं। तो हमारा यही टॉपिक है कि कैसे नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म ने जो है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को चेंज किया था और फाइनली इसका आउटकम जो है वो क्या निकल के आया था, स्टार्ट ही कैसे हुआ था और इसका कंक्लूजन क्या था। सो लेट स्टार्ट। आज जैसे कि हमने डिस्कस किया वो इम्पेरियलिज्म को बिलोंग करते थे और जो लोग होते थे वो किसके सिंबल थे? वो नेशनलिज्म के सिंबल हुआ करते थे। और लोग जो है नेशनलिज्म जो है पहले इंटीग्रिटी के साथ रहती थी और इम्पेरियलिज्म से लड़ा करती थी। कब? इन द 19th सेंचुरी। राजा रॉयल्टी पावर से लड़ते थे वो लोग। नेशनलिज्म ग्रुप जो है 19th सेंचुरी आते आते वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होने लगा था। वो मासूम लोगों के भी घरों पे
तोड़फोड़ करने लगे थे और वो अपनी स्ट्रेंथ को जो है गलत इस्तेमाल करने लगे थे। जो लोग कभी नेशनलिज्म के लिए, इम्पेरियलिज्म के खिलाफ लड़ते थे, वो लोग अब जो है बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल हो रहे थे और हर किसी को दबाने लगे थे। सो फाइनली इससे क्या हुआ, इससे नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज हुई बाल्कन्स एरिया में इन द ईयर 1871। सो व्हाट वाज दिस बाल्कन्स एरिया? बाल्कन वाज अ एरिया इन यूरोप विच बिलोंग टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज लाइक रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया। So these all countries together were known as the region of Balkans। और यहाँ की जो लोग क्या कहलाते थे? यहाँ के लोग खुद को सेल्व्स कहते थे। इतने एरिया में रहने वाले, मतलब बाल्कन एरिया में रहने वाले लोग खुद को सेल्व्स बोला करते थे। बाल्कन एरिया पे किसका रूल था? और बाल्कन एरिया पे ऑटोमन एम्पायर का रूल हुआ करता था। धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगा था, मतलब कि वो इतने लार्ज एरिया को संभाल नहीं पा रहा था। इसका मेन रीज़न क्या था? इसका मेन रीज़न था रोमांटिक नेशनलिज्म। ऑलरेडी रोमांटिक नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था कि इसमें कोई एक राइटर या आर्टिस्ट होते थे जो अपने लोगों को कंटिन्यूसली मोटिवेट करते थे थ्रू द फॉर्म ऑफ देयर नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स, थ्रू द फॉर्म ऑफ देयर वर्क, थ्रू द फॉर्म ऑफ देयर राइटिंग्स। और लोग जो है वो नेशनलिज्म के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे इन द फॉर्म ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। इस वजह से जो बाल्कन्स एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया था, मतलब वहाँ पे वॉर होना, लड़ाई झगड़ा होना, प्रोटेस्ट होना कंटिन्यूसली होता रहता था। ऑटोमन एम्पायर ने सोचा कि हम मॉडर्नाइजेशन और थोड़े बहुत इंटरनल इम्प्रूवमेंट का सहारा ले लेंगे तो इससे हमारा किंगडम जो है वो बाल्कन एरियाज में बच जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो कंट्रीज थी बाल्कन एरियाज में और उसके नियर बाई एरिया में जो कंट्री थी यूरोप, पता है यूरोपियन रूल्स में कई सारी कंट्रीज थी जैसे फ्रांस और डिफरेंट कंट्रीज, इटली, जर्मनी, ये सब अपने आप को फ्री कर रही थी, धीरे धीरे अपने एरियाज को फ्री और इंडिपेंडेंट कर रही थी वहाँ के लोकल डायनेस्टी के रूल से, अपने किंग के रूल से। इफेक्ट जो है बाल्कन रेवोल्यूशनरी पे भी पड़ा। उन्होंने इन सब को देखते हुए अपने भी एरिया में, सास ने बाल्कन एरिया में भी इन सब की मांग की कि हमें पॉलिटिकल राइट चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। किससे मांग की? ऑटोमन एम्पायर से मांग की। और बाल्कन रेवोल्यूशनरी और रूलिंग पार्टी जो कि हुआ करती थी, मतलब किसकी? ऑटोमन एम्पायर की, उनके बीच जो है कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट होने लगे। और बाल्कन रेवोल्यूशनरी किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? यस, वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपने फ्रीडम के लिए। फाइनली बाल्कन्स को हरा दिया गया बाय द रेवोल्यूशनरी बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द नियर बाय फॉरेन पावर्स, द पावर्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ फ्रांस, जर्मनी विच ऑलरेडी गॉट देयर फ्रीडम। का इफेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं हुआ। जैसे जैसे डिफरेंट बाल्कन्स की कंट्री और डिफरेंट कंट्रीज अपने आप को फ्री करती जा रही थी, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा जर्मनी, इटली और ग्रेट ब्रिटेन के प्लेस में, तो ये कंट्री जब अपने आप को फ्री कर रही थी, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही थी, तो इनकी रूलिंग पार्टी का जो लालच है वो बढ़ता जा रहा था। वो किसी भी तरीके से दूसरे एरिया को कैप्चर करना चाहती थी, अपने एरिया, अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहती थी और इसके पीछे उनका इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता था। मतलब कि अगर वो लोग ज़्यादा एरिया पे कैप्चर करके रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उनका पॉलिटिकल एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा एरिया पे कंट्रोल करने रहेगा। तो ये बात जो है बाल्कन एरियाज़ में कॉमन हो गई कि हर एक कंट्री दूसरे कंट्री से रेगुलर फाइट पे रहती थी क्योंकि उन्हें ज़्यादा एरिया चाहिए होता था। फाइनली हम जान सकते हैं कि जो बाल्कन्स एरिया में टेंशन हुआ था उसने बाकी सारे एरियाज़ को मोटिवेट किया और बाकी सारी जो कंट्रीज़ थी जैसे कि जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, वो सब साथ मिलके आ गई। हर कोई कंट्री अपने वेपन पावर को इंक्रीज़ करने लगी ताकि वो किसी भी तरीके से दूसरे कंट्री को पे हमला करके वो वॉर जीत सके और अपने कंट्री को इंक्रीज़ कर सके। इन सब का असर ट्रेड पे पड़ने लगा। जो दूर दूर तक यूरोपियन कॉलोनीज़ हुआ करती थी, जैसे कि हमारी भी इंडिया ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी, उन कॉलोनीज़ पे भी जब ये बातों का पता चला कि कई जगह कई कंट्रीज़ में रेवोल्यूशनरी की लड़ाई हो रही है, वो लोग अपने एरियाज़ को फ्री करा रहे जा रहे हैं, तो यही बात हम लोगों ने भी अपनाया। जैसे इंडिया में भी जब 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और इंडियंस को पता चला कि जब फ्रांस वगैरह में जो बड़े बड़े हमारे राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान जैसे हमारे रेवोल्यूशनरीज, फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, उन तक जब ये बात पता चली कि फ्रांस वगैरह में रेवोल्यूशन हो रहा है तो उन्हें इन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया और वर्ल्ड वॉर का फ़ायदा उठाते
सारी कंट्रीज़, ना कि हमारी कंट्री इंडिया ने ही अपने अपने कॉलोनियल एरियाज़ में युद्ध छेड़ दिया। वो डिमांड करने लगे यूरोपियंस पावर्स को वापस जाने की और उनको उनकी कंट्री में इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए। बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स हुआ करते थे, जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रशिया। ये सारी कंट्रीज़ जो है वो बाल्कन एरिया को कैप्चर करना चाहती थी और इसके पीछे रीज़न क्या था? सेम वही रीज़न था कि ये सारी कंट्रीज़ जो है अपने पावर को इंक्रीज़ करना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि बाल्कन्स में ऑटोमन एम्पायर का होल्ड जो है वो कमज़ोर हो गया और बाल्कन्स जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सब अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स हो गए हैं, तो ये बड़ी बड़ी नेशंस ने सोचा कि क्यों ना हम बाल्कन्स एरिया में जो बहुत सारे नेशंस हैं, जैसे कि मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, बल्गेरिया एक्सेट्रा, उनको कैप्चर कर लें और अपनी कंट्री में मिला लें, अपने पावर को इंक्रीज़ कर लें। ये सब कुछ किसका रीज़न था? ये सब कुछ रीज़न था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। जब सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से कंटिन्यूस भिड़ने लगी बाल्कन एरिया को कैप्चर करने के लिए, बाल्कन एरिया से अपना पावर बढ़ाने के लिए, तो इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या हुआ? इसका फाइनल रिज़ल्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। Finally, we came to the conclusion of this chapter, and the conclusion of this chapter is that कि nationalism का concept जो कि start हुआ था वो बहुत ही अच्छे motive से start हुआ था। उससे जो है लोग aware हुए थे कि वो कैसे एक साथ खड़े हो सकते हैं और अपने rights के लिए आवाज़ लगा सकते हैं against the imperial power। But कंक्लूजन होते होते 19th सेंचुरी के एंड होते होते नेशनलिज्म का मीनिंग अब चेंज हो चुका था। पहले जो लोग थे, नेशनलिस्ट पीपल जो होते थे, वो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़ते थे। अब यही इंपीरियल पर्सन्स जो हैं, जो किंग्स हुआ करते थे, वो नेशनलिज्म को अपने अंडर इंक्लूड कर लिए थे। ये अपने पावर को इंक्रीज़ करना चाहते थे और इसलिए ये लोग नेशनलिज्म का सहारा लेते थे। ये लोग लोगों का सहारा लेते थे और लोग भी इनके बहकावे में आ जाते थे। वो लोग यही सोचते थे कि हाँ, जब इंपीरियल पावर अपना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगी तो हमारे नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा। तो वी कैन सी दैट इन द कंक्लूजन नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करने लगे, जो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था और इसी का रिज़ल्ट हुआ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जिससे पूरे यूरोप को, पूरे वर्ल्ड को क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ लॉस हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ 1914 इन विच द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। कॉलोनीज़ में नेशनलिस्ट हुआ करते थे, जैसे कि हमारी इंडिया जो कि ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। ये लोग क्या डिमांड करती थी? ये लोग नेशन स्टेट डिमांड करती थी। ये लोग अपना खुद का नेशन ही चाहती थी जिसमें इनका ही गवर्नमेंट हो, ना कि किसी और की गवर्नमेंट हो। सो पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी कॉलोनीज़ थी, वहाँ के जो नेशनलिस्ट पीपल थे, उनका क्या डिमांड था? उनका डिमांड था फॉर द वांट ऑफ नेशन स्टेट, मतलब कि एक कंट्री, एक पूरा का पूरा टेरिटरी एरिया जहाँ पे उनके लोग रहते हैं और गवर्नमेंट भी उनकी ही हो, ना कि किसी फॉरेन पावर की।